नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर ग्रो विद गरिमा में। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम यूनिट 1 के शिक्षा के दार्शनिक आधार के सबसे महत्वपूर्ण जो है पाश्चात्य दर्शन है प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म को पूरे विस्तार से समझेंगे। देखिए, परीक्षा में जो है इस टॉपिक से सीधे और गहरे सवाल पूछे जाते रहे हैं। इस एक वीडियो में हम इसके हर पहलू, अर्थ, सिद्धांत, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ और प्रमुख विचारकों को कवर करेंगे। कोई भी डिटेल नहीं छूटेगी। तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकृतिवाद का अर्थ, नेचुरलिज्म का एक परिचय ले लेते हैं। प्रकृतिवाद एक विचारधारा है जो प्रकृति को ही सर्वोपरि मानती है। यह इस ब्रह्मांड को एक प्राकृतिक यंत्र मानती है जिसका संचालन प्राकृतिक नियमों द्वारा होता है। यह दर्शन, आध्यात्मिकता और परमात्मा के अस्तित्व को जो है स्वीकार नहीं करती, केवल उसी को सत्य मानती है जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सके। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि जो इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां जिन्हें ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं। आंखें, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इनके द्वारा जो अनुभव किया जा सकता है, ये उसी को केवल सत्य मानते हैं नेचुरलिज्म में। ठीक है, अब देखिए इसका मूल विचार क्या है। मूल विचार नोट करिए इसका, प्रकृति ही सर्वोपरि है और यह जो है एक भौतिकतावादी दर्शन है, यानी ये एक मेटरलिस्टिक फिलॉसफी है और ये आध्यात्मिकता और ईश्वर का विरोध करता है और इसमें जो है ज्ञान का आधार इंद्रियां होती है। ठीक है, प्रकृतिवाद एक भौतिकतावादी दर्शन है। इसका मतलब ये होता है कि यह केवल उस चीज को सत्य मानता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। यह आत्मा, परमात्मा या परलोक जैसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है। अब इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम एक पेड़ को देखते हैं तो प्रकृतिवादी कहेंगे कि यह जीव विज्ञान और भौतिकी के नियमों के कारण बढ़ रहा है, न कि किसी भगवान की मर्जी से। देखिए, प्रकृतिवाद वह प्रणाली है जिसकी मुख्य विशेषता आध्यात्मिक को बाहर करना है। ये परिभाषा दी गई है थॉमस और लैंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, आप इनको नोट करते चले। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इनसे। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो रिवीजन करने में थोड़ा समस्या हो सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद के मुख्य रूपों के बारे में, यानी कि फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। देखिए, प्रकृतिवाद को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पदार्थवादी प्रकृतिवाद यानी फिजिकल नेचुरलिज्म, यंत्रवादी प्रकृतिवाद यानी मैकेनिकल नेचुरलिज्म, जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद यानी कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। अब बात करते हैं सबसे पहले पदार्थवादी प्रकृतिवाद की। देखिए, यह बाह्य प्रकृति के नियमों पर बल देता है और मानता है कि मनुष्य भी इन्हीं भौतिक नियमों के अधीन है, यानी कि इसके अनुसार जो है मनुष्य भी इन्हीं तत्वों का बना हुआ है। अब बात करते हैं यंत्रवादी प्रकृतिवाद की। यह ब्रह्मांड को एक मशीन मानता है और मनुष्य को उसका एक हिस्सा। यह चेतना को भी एक पदार्थ की क्रिया मानता है, यानी कि देखिए, यह जो है एक पूरी दुनिया को ये एक बड़ी मशीन की तरह देखता है। जैसे मशीन के पुर्जे काम करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड और इंसान भी काम करते हैं। इसमें चेतना जो है, चेतना भी बस एक मशीन की ही क्रिया है। अब बात करते हैं जीव वैज्ञानिक प्रकृतिवाद की। यह डार्विन के सिद्धांत विकासवाद पर आधारित है। यह शक्तिशाली की विजय और जीवन के लिए संघर्ष पर जोर देती है। देखिए, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह शक्तिशाली की विजय और जीवन के लिए संघर्ष की बात करता है। शिक्षा के संदर्भ में इसका मतलब ये होता है कि बालक को जीवन की चुनौतियों के लिए
तैयार करना। अब चलते हैं प्रकृतिवाद के मूलभूत सिद्धांतों की तरफ, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। सबसे पहला सिद्धांत, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। देखिए, इसका तात्पर्य ये है कि यह जगत जो है नश्वर है और इसके पीछे कोई भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। अब बात करते हैं पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यह रटने वाली शिक्षा और केवल किताबी ज्ञान, किताबों पर आधारित ज्ञान का विरोध करता है। जैसे कि रूसो है और अन्य प्रकृतिवादी हैं, इन सभी का मानना था कि किताबें जो हैं किसी भी बालक को रटना नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती हैं सोचना। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सही कर लेते हैं। देखिए, रूसो और अन्य प्रकृतिवादियों का मानना था कि जो किताबें हैं वो बालक को रटना सिखाती हैं, ना कि सोचना। यानी कि ये सिर्फ उसे ही सच मानते हैं जो दिखाई देता है, विचारों पर नहीं बल देते हैं ना। ये विचारों पर जो बल देता है वो है आदर्शवाद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की। बालक शिक्षा का केंद्र है, न कि शिक्षक या पाठ्यक्रम। देखिए, यह सिद्धांत जो है ये सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी था। इससे पहले शिक्षक ही सब कुछ था, लेकिन प्रकृतिवाद ने कहा कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। बालक की रुचियाँ, क्षमताएं और आवश्यकताएं सबसे ऊपर होती हैं। अगला सिद्धांत है आध्यात्मिक मूल्यों की अनुपस्थिति। यह आत्मा, परमात्मा या परलोक में विश्वास नहीं करता है। अब बात करेंगे स्वतंत्रता। अगला सिद्धांत है स्वतंत्रता। बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वह स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। देखिए, बालक को जो है सीखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके। अगला सिद्धांत है इंद्रियां ज्ञान का द्वार है। वास्तविक ज्ञान जो है इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है, ये इसका मूल विचार भी है इस विचारधारा का। अब आगे चलते हैं शिक्षा के उद्देश्यों पर, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य, देखिए प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के जो है निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला है आत्म संरक्षण, यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन। व्यक्ति को जो है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तैयार करना जो है इस विचारधारा का उद्देश्य है। जीवन संघर्ष की तैयारी, बालक को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना। फिर है अगला उद्देश्य है प्राकृतिक विकास, बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना। अगला उद्देश्य है सुख की प्राप्ति, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाना, यानी कि संतुष्ट जीवन बनाना। अब चलते हैं, अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृतिवाद जो है प्राचीन और रटने वाली विधियों को नकारता है, निम्नलिखित विधियों का समर्थन करता है। सबसे पहले है करके सीखना, फिर है अनुभव द्वारा सीखना। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग में क्या है, क्रियाशीलता पर जोर दिया जाता है, यानी कि बच्चा जो है करके सीखता है। यानी कि जो एक ऐसी शिक्षा जो बालक को जो है अपने करके सीखना सिखाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुभव द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, स्वयं के अनुभवों से सीखना। देखिए, बालक जो है खुद देखे, छुए और महसूस करे, और जो वो अनुभव करता है उसके द्वारा वो सीखे। अब बात करेंगे खेल विधि की, यानी कि प्ले वे मेथड। खेल खेल में सीखना, जैसे कुक और फ्रोबेल का प्रभाव है, यानी कि जो कुक और फ्रोबेल ने विधि दी है। देखिए, खेल में सीखना, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका बहुत प्रभाव है। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है कि कुक और फ्रोबेल ने इसी विधि पर जो है काम ज़्यादा किया है। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड।
बालक स्वयं एक खोजकर्ता के रूप में, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि में बालक को एक नन्हा वैज्ञानिक या खोजकर्ता जो है माना जाता है। वह समस्या का समाधान जो है स्वयं ढूंढता है, उसको स्वयं ही ढूंढना चाहिए। फिर आती है डाल्टन पद्धति, स्वयं की गति से सीखना। इसमें बालक जो है अपनी ऑन पेस से, यानी कि अपनी गति से अपनी मर्जी के विषय में सोचता है। अब बात करेंगे शिक्षक, छात्र और अनुशासन की। ये यहाँ श्रेणी दी गई है, जैसे बालक, शिक्षक, अनुशासन और विद्यालय। और प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, जो आपका एग्जाम में काम आएगा। देखिए यहाँ जो है इसके द्वारा यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृतिवाद इन तीनों चारों चीज़ों को जो है कैसे देखता है, बालक, शिक्षक, अनुशासन और विद्यालय को। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बालक की। शिक्षा का केंद्र है, वह एक स्वच्छ स्लेट, जिसे टैबुला रासा भी कहा जाता है, उसकी तरह है, जिसे प्रकृति जो है सिखाएगी, यानी कि प्रकृति सिखाती है। बालक जो है शिक्षा का केंद्र है और सब कुछ जो है उसी के चारों ओर घूमता है। वो अपने अनुभव से सीखता है और पाठ्यक्रम जो है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी जो वह सीख पाएगा। और उसको करके सीखने देना चाहिए, न कि रटवा कर या फिर उसे बताकर। इसमें शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। अब बात करेंगे शिक्षक की। केवल एक निरीक्षक या पर्दे के पीछे का पथ प्रदर्शक, यानी ऑब्जर्वर। शिक्षक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए शिक्षक की भूमिका जो है एक कठोर शासक की नहीं होनी चाहिए इसमें, बल्कि एक निरीक्षक या पथ प्रदर्शक की तरह होनी चाहिए। वह बालक को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बस यह देखेगा कि कोई खतरा ना हो और वो पर्दे के पीछे से काम करेगा। अब बात करते हैं अनुशासन की। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, डिसिप्लिन बाय नेचर, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भारी दंड नहीं। देखिए यह प्रकृतिवाद की सबसे अनूठी अवधारणा है, कोई भारी दंड नहीं दिया जाता है इसमें। बालक को जो है प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन जो है मिलता है। अब उदाहरण से आप समझिए, अगर बालक आग को छूता है तो आग उसे जला देगी। इस जलन के अनुभव से वह खुद सीखेगा कि आग को नहीं छूना चाहिए। शिक्षक को उसे आग बुरी है कहने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करेंगे विद्यालय की। विद्यालय को कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक वातावरण, बगीचा या खुला स्थान होना चाहिए। विद्यालय ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक खुला मैदान या बगीचा होना चाहिए, जहाँ जो है बालक प्रकृति के करीब रह सके। अब बात करेंगे प्रकृतिवाद के प्रमुख विचारकों की। आइए अब उन दिग्गजों से मिलते हैं जिन्होंने इस विचारधारा को जो है बहुत आगे बढ़ाया। सबसे प्रमुख नाम इसमें आता है रूसो का। उन्हें प्रकृतिवाद का जो है पितामह कहा जाता है। उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एमील को शिक्षा जगत में एक क्रांति माना जाता है, और इसी पुस्तक में जो है उन्होंने नकारात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन का विचार दिया था। और रूसो का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। अब बात करेंगे अरस्तु की। देखिए अरस्तु, इन्होंने प्रकृतिवाद और यथार्थवाद दोनों को ही प्रभावित किया है, और इसमें अगस्ट काम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर भी हैं जो प्रमुख हैं। और इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने भी भारतीय संदर्भ में प्रकृतिवाद और अध्यात्मवाद का जो है समन्वय किया है। यानी कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है प्रकृति से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने जो है भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों को भी साथ में रखा है। अब बात करेंगे यूजीसी नेट के लिए कुछ विशेष बिंदुओं की। ये की नोट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव एजुकेशन यानी नकारात्मक शिक्षा की। देखिए रूसो के अनुसार क्या है, बालक को जो है सत्य के उपदेश न देकर उसे बुराइयों से बचाना ही नकारात्मक शिक्षा है।
देखिए नेट परीक्षा में जो है अक्सर नकारात्मक शिक्षा से सवाल आ जाता है, तो इसे ध्यान से समझना। रूसों के अनुसार जब तक बालक जो है 12 वर्ष का ना हो जाए उसे कोई भी औपचारिक किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसे ही उन्होंने नकारात्मक शिक्षा कहा है। नकारात्मक शिक्षा का मतलब बालक को अनपढ़ छोड़ना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है उसे सत्य के उपदेश न दें, बस उसे झूठ और बुराइयों से बचाएं। उसके मन को ज्ञान से भरने की बजाय उसकी इंद्रियों सेंसेस को प्रशिक्षित करें, क्योंकि ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से आ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक को गलती करने का अधिकार है, क्योंकि गलती करके ही वह सही चीज सीखेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट है बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। यह प्रकृतिवाद का मुख्य नारा है। तीसरा पॉइंट है इंद्रिय प्रशिक्षण। प्रकृतिवाद मानता है कि 12 वर्ष की आयु तक बालक की इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है हम वीडियो के अंत में है। प्रकृतिवाद ने शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। पहले योगदान की बात कर लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का पूरा विचार प्रकृतिवाद की ही देन है। आज हम जो खेल विधि करके सीखना और स्वतंत्रता की बात करते हैं, वह सब जो है प्रकृतिवाद के दर्शन से ही आया है। अब अगर बात करें इसकी आलोचना की, तो देखिए ये जो है दर्शन आध्यात्मिक मूल्य को पूरी तरह से नकारता है, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन हर स्थिति में जो है व्यवहारिक नहीं होता। कुछ मामलों में बालक का भी नुकसान हो सकता है। साथ ही शिक्षक की भूमिका को भी इसमें बहुत कम कर दिया गया है। ये हो गई इसकी आलोचनाएं, आप इन्हें नोट जरूर करिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नकारात्मक शिक्षा क्या है, किसने नकारात्मक शिक्षा का जो है ये टर्म जो है किसने दी थी, मतलब किस विचार का विचार है ये नकारात्मक शिक्षा, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए लास्ट में आपसे कहूँगी मैं कि शिक्षा के जो दार्शनिक आधार के रूप में प्रकृतिवाद है, जो वो एक क्रांतिकारी विचारधारा है, जिसने शिक्षक को बालक के दृष्टिकोण को देखने का नज़रिया जो है बिल्कुल नया नज़रिया दिया है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इस टॉपिक से संबंधित हर एक बिंदु को हमने इस वीडियो में कवर किया है। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको यूजीसी नेट एजुकेशन की पूरी तैयारी के लिए ऐसे ही वीडियो टाइम से मिलती रहे। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।